हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। डेट आज की 6 मई 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल और आइडिया पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन कि न्यूज़पेपर की पीडीएफ 2 दिन से डिलेड रहती है। ओके, उसको आप गेन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर्ड है। दूसरी बात ये कि कौन सा आर्टिकल हमारे यूपीएससी के सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से किस पेपर से कनेक्टेड रहता है, उसकी डिटेल भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस पर्टिकुलर, जैसे ये वीडियो मैं डाल रहा हूँ तो इस वीडियो के जस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी डिटेल दी हुई है कि किस पेपर से ये कनेक्टेड है, जीएस पेपर के। ठीक है, इवन टॉपिक को भी मेंशन करने की कोशिश करता हूँ कि कैसे भी करके रेलेवेंस आपको समझ में आए कि कैसे कनेक्ट कर रहा है। राइट, तो ये 2 चीज़ें थी। अब देख लेते हैं आर्टिकल्स जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट है लेंड अ हैंड। इस आर्टिकल में हम देखेंगे कि आरबीआई की तरफ से एक और अकोमोडेटिव स्टांस देखने को मिल रहा है कि कैसे भी करके इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करा जाए, बिकॉज अभी जो कोविड-19 की सेकेंड वेव आ चुकी है, उसके चलते अभी जो अनसर्टेनिटीज़ देखने को मिल रही हैं उनसे बहुत चिंता के बादल बढ़ते चले जा रहे हैं। तो जानेंगे इस आर्टिकल को। दूसरा, ग्रेट पावर मास सफरिंग, कि कैसे एक कंट्री को पावरफुल बनाने के चलते डिफरेंट लीडर्स ने, जहाँ पर कभी जर्मनी के हिटलर की बात की जाती है, कभी माओ जेडोंग की बात की जाती है चाइना को पावरफुल बनाने के लिए, तो ऐसे में अभी जो करंट रिजीम है, जिसमें करंट लीडर है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, तो उनको यहाँ पे प्रोजेक्ट किया जा रहा है। वैसे तो कंपैरिजन कर नहीं सकते, बट यहाँ पर जो एनालिटिकल अप्रोच यहाँ पे अख्तियार की गई है आशुतोष वार्ष्णेय जी के द्वारा, तो इसमें हम जानेंगे कि हिटलर ने या फिर माओ जेडोंग को मेनली इसमें फोकस किया जा रहा है कि चाइना को ग्रेट बनाने के चक्कर में कितनी ज़्यादा मास सफरिंग हुई थी, कितनी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा था वहाँ के लोगों को। ठीक है, तो जानेंगे इस आर्टिकल को। इसके अलावा हम देखेंगे इधर कर्टेन कॉल। इस आर्टिकल में बताया हुआ है कि आईपीएल पे जैसे ही अभी सस्पेंशन कर दिया गया है, क्योंकि कोविड-19 के केसेस आ गए हैं, आईपीएल के जो प्लेयर्स हैं उनमें भी कुछ केसेस देखने को मिले हैं, तो रही सही में दूसरी तरफ जो सपोर्टिंग स्टाफ था उनमें भी। तो ऐसे में अभी 9 मई तक के मैचेस तो सारे कैंसिल कर दिए हैं और अब पता नहीं आगे क्या होगा, कुछ क्लियर नहीं है। तो एडिटर यहाँ पर क्लियर बोलना चाह रहे हैं कि देखो, आईपीएल एक एंटरटेनर का काम कर रहा था। बहुत लोगों ने पहले भी बहुत ज़्यादा कमेंट किए थे, जैसे कि अभिनव बिंद्रा का हमने एक स्टेटमेंट लेकर के पहले भी एक आर्टिकल डिस्कस किया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि भाई आईपीएल के लोगों को इतना भी असर नहीं पड़ रहा है कि स्टेडियम के बाहर कितना ज़्यादा केओस हो रहा है, लोग मर रहे हैं लगातार। बट रियलिटी उसमें क्या आई थी काउंटर एडिटर की तरफ से कि भाई आईपीएल क्या ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक रहा है, आईपीएल में क्या फंड्स डाइवर्ट हो रहे हैं। तो अगर आईपीएल कहीं पे हर्डल बन रहा है पूरे हेल्थ केयर सिस्टम में, तो आईपीएल को जरूर रोक देना चाहिए। बट उल्टा वहीं पर उन्होंने क्या काउंटर किया था कि भाई आप एक बार आईपीएल को देखो कि क्या काम कर रहा है। ये बहुत बड़ा एंटरटेनर का काम कर रहा था, जिसके चलते लोग घर पे बैठ करके जितनी देर 3-4 घंटे, 4 से 5 घंटे तक का जो मैच चल रहा था, ऐसे में वो कम से कम कोरोना का जो एक मेंटल स्ट्रेस जो बना हुआ है, जो पैनिक बना हुआ था, उस पैनिक से कम बाहर तो निकल पा रहे थे। बट अनफॉर्चुनेटली कोविड-19 केसेस आ गए हैं, तो ऐसे में सस्पेंड किया जा चुका है अभी तक तो। और फिर आगे देखने वाली बात है कि आगे अभी बीसीसीआई क्या करेगी। रीज़न, क्योंकि अभी T20 वर्ल्ड कप भी इंडिया में ही होस्ट होने वाला है, तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं ज़्यादा कंसर्न्स राइज होने लग गए हैं। ठीक है, दूसरी तरफ जो फॉरेन प्लेयर्स हैं उनको वापस अपने घरों पे जाना है, तो उसके लिए बीसीसीआई क्या सेटलमेंट करती है, क्या अरेंजमेंट करती है, वो देखने वाली बात है। या फिर जो नए प्लेयर्स हैं जो कि अपनी ज़िंदगी में कुछ पैसा कमाना चाहते हैं, बहुत मेहनत की है उन्होंने, तो उसमें उनको पैसा मिलने की शुरुआत अब होती। जो पैकेज उनकी जो ऑक्शन लगती है उसका जो पैसा मिलता है, वो शुरुआत ही अभी होती। क्योंकि जब कल्मिनेशन की तरफ धीरे धीरे आईपीएल बढ़ता है, दैट मीन्स जो क्लाइमैक्स आता है ना धीरे धीरे, वैसे वैसे पैसे थोड़े थोड़े उन प्लेयर्स को डिलीवर होने शुरू हो जाते हैं। बट अभी 29 मैचेस हुए थे 60 मैचेस में से, और उसके पहले ही यहाँ पर एक बार सैंक्शन या एक तरीके से पोस्टपोन कर दिया गया है। कैंसिलेशन का तो नहीं है, बट अभी एक बार रोक दिया गया है, सस्पेंशन हो गया है आईपीएल के मैचेस का। तो बोला उनकी इनकम पर भी इसका असर पड़ेगा। तो ऐसे में जो प्लेयर्स नए हैं उनके लिए जो मोटिवेशन का काम करता है आईपीएल, वो भी नहीं है। एंटरटेनमेंट की पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, इंटरनेशनल सिनेरियो में अगर देखें तो आईपीएल की एक जो इमेज है वो कहीं ना कहीं धूमिल होगी। ये सारी चीज़ें इस आर्टिकल में बताई हुई है। तो समरी मैंने यहाँ पर दे दी है, तो ज़्यादा कुछ हम इससे डिस्कस करेंगे नहीं।
दूसरा इधर आर्टिकल देख रहे हो, फ्रॉम प्रिजन अ कोविड अलर्ट। तो दूसरा आर्टिकल है फ्रॉम प्रिजन अ कोविड अलर्ट। इस आर्टिकल में राइटर जो है वो ये बताना चाह रही है कि दिल्ली में प्रिजन्स की ऑक्यूपेंसी अगर देखो तो थ्रू आउट इंडिया सबसे ज़्यादा है, और अभी रिसेंटली 5 कोविड पेशेंट्स की डेथ हो गई दिल्ली में जेल में। तो ऐसे में ये एक चिंता की बात है कि जहाँ पर जितनी कैपेसिटी उन जेल्स की है उससे ज़्यादा अगर वहाँ पर प्रिजनर्स रहेंगे तो उनके लिए हेल्थ क्राइसिस कितना ज़्यादा हो गया। जबकि आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 दो ऐसे आर्टिकल्स है कि जिनको आप किसी भी कंडीशन में आप किसी भी इंडिविजुअल से दूर नहीं कर सकते हो, चाहे इमरजेंसी ही क्यों ना लगी हो, नेशनल इमरजेंसी ही क्यों ना लगी हुई हो। ये आप ध्यान रखना, आर्टिकल 20 एंड 21 इमरजेंसी भी लगी हुई हो तब भी सस्पेंड नहीं होते हैं। जिसमें आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, तो चाहे आप जेल में हो चाहे कुछ भी हो, आपका राइट टू लाइफ हमेशा प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी स्टेट की रहेगी। तो वही चीज़ कहीं ना कहीं राइटर यहाँ पे हाईलाइट करना चाह रही है कि भाई यहाँ पर जो प्रिजनर्स की जो राइट टू लाइफ है आप उसको प्रोटेक्ट करो। पिछली बार जब लॉकडाउन लगा था उसके पहले 23 मार्च को हाई पावर्ड कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी अलग अलग स्टेट्स के द्वारा, और ऐसे में प्रिजनर्स को एक बार इंटरिम रिलीफ देने की बात भी की थी कि भाई इतनी ऑक्यूपेंसी है, ऐसे में जो भी कहीं ना कहीं अभी तक जुडिशियल कस्टडी में है या फिर जो अंडर ट्रायल्स हैं बोलो उनको तो रिलीज कर दो, एक बार आप बेल पे भेज दो। नहीं तो अगर केसेस बढ़ गए हैं तो ज़्यादा इनमेट्स की अगर डेथ हो गई तो फिर वहाँ से वो राइट टू लाइफ फेल हो जाएगा। तो ऐसे में पिछली बार जो कदम उठाए गए थे वैसे कदम अब की बार नहीं उठाए गए प्रॉपर, ना ही हाई पावर्ड कमेटी ने ऐसी कोई रिकमेंडेशन दी कि बेल पे भेज दिया जाए। क्योंकि पिछली बार का एक्सपीरियंस क्या रहा कि जो इनमेट्स जो ट्रायल पे थे, जो इनमेट्स जिनको रिलीज़ किया गया था बेल पे, वो कई तो क्या हुए चोरी के मतलब निकल गए, आए ही नहीं, रिटर्न ही नहीं आए। तो ऐसे में अभी ये 5 प्रिजनर्स की डेथ होना ये फिर से एक अलार्मिंग इशू है कि जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है, ठीक है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, उसमें हमें क्या करेक्शन लाने की ज़रूरत है। आज कोविड का जो इफेक्ट है वो सीधा का सीधा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पे भी देखने को मिल रहा है। तो एक भी स्पेयर ऐसा नहीं बच रहा है जिसमें कोविड का असर ना देखने को मिले। ये है मेन पॉइंट जो हमें यहाँ पर नोटिस करना है। इसके अलावा अथॉरिटीज़ को देखो अपनी जिम्मेदारी अपने हाथ से लेनी चाहिए। टाइम, क्रूशियल टाइम जो था वो तो निकल चुका है क्योंकि अभी बहुत सारी इन्फेक्शन जितना होना था वो हो गया। और दूसरी तरफ ये इन्फेक्शन स्प्रेड करने में किसका काम हो सकता है, बोले मेन काम हो सकता है जेल की जो अथॉरिटी है जो कि इन्फेक्टेड है बट असिम्टोमेटिक है, मतलब उनमें सिम्टम्स नहीं दिखाई दे रहे, और वो फिर बाद में चेक करने के लिए अलग अलग जेल्स में जाके चेक करते हैं और ऐसे में वो एक स्प्रेडर का काम कर रहे हैं। तो ऐसे में प्रॉपरली एक टेस्टिंग होनी चाहिए, रिगरस वहाँ पर टेस्टिंग प्रोविज़न होनी चाहिए, ट्रेसिंग प्रोविज़न होनी चाहिए, और फिर बाद में उनका ट्रीटमेंट करने की कोशिश करनी चाहिए। और साथ में जो अंडर ट्रायल्स हैं उनको आप थोड़ा रिलीज़ करो। आप यहाँ पर देखोगे एग्जांपल दे रही है राइटर कि कुछ इनमेट्स ने तो ट्रायल पर जाने से, बेल पर जाने से ही मना कर दिया, हमें रिलीज़ नहीं होना, हम बाहर से ज़्यादा सेफ यहाँ पर हैं। तो बात ऐसी है कि इतना बुरी सिचुएशन हो गई है कि जहाँ पर एक बेल लेने के लिए एक मुजरिम कोशिशें करता रहता है, वहाँ पर वही मुजरिम ये कहता है कि हमें बाहर नहीं जाना, हमें जेल में ही रहना है, क्योंकि बाहर निकलते हैं कोविड से मर जाएंगे, ये प्रॉब्लम है। तो ये सिचुएशन अभी बनी हुई है। तो जेल्स में ऑक्यूपेंसी बहुत ज़्यादा है, उसको अभी ठीक ठाक करने की ज़रूरत है, ठीक है। इसके अलावा आप इधर देख सकते हो कि नेपोलियन बोनापार्ट को लेकर के अभी पूरा एक मुद्दा फिर से हाईलाइट हो चुका है फ्रांस में, क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट वैसे तो जो फ्रेंच रेवोल्यूशन फर्स्ट आया था उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, बट कुछ दिनों बाद में ही नेपोलियन बोनापार्ट खुद सरदर्द बन गया था जनता के लिए। तो ऐसे में ये कहीं ना कहीं नेपोलियन बोनापार्ट को जो मानना है कि हाँ नेपोलियन बोनापार्ट बहुत बढ़िया आदमी था, ये फ्रांस की गवर्नमेंट, फ्रेंच प्रेसिडेंट के द्वारा इस चीज़ को कमेमोरेट करना, याद करना इस चीज़ को, तो ऐसे में कहीं ना कहीं राइटिस्ट अप्रोच वाली बात आ जाती है कि फ्रेंच जो आइडियाज़ हैं बोलो उनसे सुपीरियर कुछ हो नहीं सकता। ये थोड़ी सी बातें बताई हुई है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा मेरी कहने पे नेपोलियन बोनापार्ट से रिलेटेड देखोगे, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ते हो आप वर्ल्ड हिस्ट्री में, ठीक है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री का जो मेंस का पेपर है जीएस पेपर 1, उसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पूरा डिटेल में हमें पढ़ना होता है। तो आप वो चैप्टर ज़रूर निकाल के एक बार पढ़ लो। अगर आपके पास में वर्ल्ड हिस्ट्री की कोई बुक नहीं है तो एनसीईआरटी वाली जो कंटेंट है ना 9th या 10th की बुक के अंदर है, एनसीईआरटी की में एसएसटी की जो बुक है उसमें नेपोलियन बोनापार्ट की पूरी डिटेल दी हुई है, आप जरूर पढ़ोगे वो, ठीक है। फ्रेंच रेवोल्यूशन वाला पूरा चैप्टर कर दो, 9th क्लास की बुक है, याद आ गया मुझे, ठीक है। एसएसटी वाला वर्ल्ड हिस्ट्री की एक बुक है, वो देखना है,
ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहाँ पर पॉलिटिक्स है, डिस्कस करने लायक नहीं है हमारे लिए। इधर है द वैक्सीन रियलिटी चेक। यहाँ पर राइटर्स जो हैं वो ये बता रहे हैं कि वैक्सीन तो बन भी गया, बट एक्चुअल में जब से वैक्सीन लगना शुरू हुआ है लोगों को, तब से नंबर ऑफ वैक्सीन टेकर्स, मतलब एलिजिबल जो भी इंडिविजुअल्स हैं जिनको वैक्सीन मिलना चाहिए, वो नंबर्स तो इंक्रीज हो रहे हैं, बट वैक्सीन का कवरेज जो है वो बहुत कम है। अब यहाँ पर एक स्टेट का कवरेज बता रहे हैं कि जो हमारे काम का बिल्कुल भी नहीं है, हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। इसके अलावा ये लास्ट आर्टिकल ऑन कोविड टाइम, नो स्टिच इन टाइम। इसमें ये बताया हुआ है कि भाई सिचुएशन इतनी ग्रेव बनती चली जा रही है, बट हमारे यहाँ पर कोविड वैक्सीनेशन फ्री होने की बजाय पैसे लिए जा रहे हैं। ऑक्सीजन सप्लाई इंश्योर नहीं हो पा रही है, तो ऑक्सीजन को प्रॉपर्ली सप्लाई करने की ज़रूरत है। इसके अलावा अलग अलग रिपोर्ट से ये कहा जा रहा है कि जो सेकेंड वेव, जिसमें वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी की एक स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया जा रहा है कि भाई अभी तो इंडिया में आने इसी सेकेंड वेव में 13,000 लोग भी दिन के अपनी ज़िंदगी खो सकते हैं इस कोविड-19 के चलते। अभी तक पीक नहीं आई है बोला कोविड-19 की सेकेंड वेव की, जो कि बहुत चिंता की बात है। इसके अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा बहुत कम इन्फ्यूज़ किया गया है, उसके चलते वैक्सीन केवल भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अलावा दूसरा कोई इंस्टीट्यूशन अभी तक इंडिया के अंदर प्रॉपर्ली वैक्सीन डेवलप नहीं कर पाया है। इससे क्या हो गया, वैक्सीन बास्केट में शॉर्टेज रह गई, तो वैक्सीन आप प्रॉपर्ली डिलीवर नहीं कर पा रहे हो, ये चीज़ बता रहे हैं। तो ऐसे में राइटर लास्ट में आते आते एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस पॉलिसी हमें अडॉप्ट करने की ज़रूरत है ब्लैक मार्केटिंग को लेकर के, क्योंकि आपने जो एंटीवायरल ड्रग का नाम सुना है रेमडेसिविर, उसको लोग ब्लैक मार्केट कर रहे हैं, होर्डिंग कर रहे हैं। और क्योंकि ये बताया जा रहा है, बार बार आपने भी सुना, मैंने भी सुना, हम पढ़ते भी हैं कि रेमडेसिविर बहुत सक्सेसफुल एक ड्रग के तौर पे निकल के आ रही है, बट रियलिटी क्या है, इसके चलते ही रेमडेसिविर बहुत महंगी बिक रही है। तो इसी चीज़ को रोकने की ज़रूरत है, ब्लैक मार्केटिंग को रोकने की ज़रूरत है। आज हमारे यहाँ पर जितने वैक्सीन्स की रिक्वायरमेंट है, जितनी ड्रग की रिक्वायरमेंट है, उसको इंश्योर करने की ज़रूरत है। पैसे कम से कम लगे, क्योंकि अभी ये जो प्रॉब्लम है ये कोई एक इंडिविजुअल की प्रॉब्लम नहीं है, ये थ्रू आउट वर्ल्ड एंड पर्टिकुलर कंट्री की अगर बात करें तो इंडिया के लिए बहुत बड़ा सरदर्द बनी हुई है। तो ऐसे में इसको एक पब्लिक इशू समझ करके, जो कि समझा जा रहा है, उसी के हिसाब से पब्लिक गुड पॉइंट ऑफ व्यू से वैक्सीनेशन और ड्रग की अवेलेबिलिटी को इंश्योर करना चाहिए और जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स ब्लैक मार्केटिंग अपनाने की ज़रूरत है। ये चीज़ बताई हुई जो हमने यहीं पे समरी ले ली, तो ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं करेंगे। तो ऐसे में ये तीन जो पोर्शन थे वो हमने देख लिया। अब दो आर्टिकल्स उनको डिटेल में देख लेते हैं, जिसमें फर्स्ट पोर्शन है लैंड अ हैंड। इस आर्टिकल में बताया है कि वेंसडे को आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास जी ने अनाउंस किया है एक स्ल्यू, दैट मीन्स एक मेजर सप्लाई करने की बात की है, एक जल्दी से क्विक रिस्पॉन्स किया है कि अभी इकोनॉमी फाइनेंशियल स्ट्रेस में लगातार चलती जा रही है, तो ऐसे में स्ट्रेस को कम किया जाए। तो उन्होंने क्या किया है कि हमारे यहाँ पर जो एक्यूट का मतलब अभी करंट जो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज़ बनी हुई है, अनिश्चितता का काल जो बना हुआ है हमारी अर्थव्यवस्था के लिए, उसमें हमें कहीं ना कहीं ध्यान रखने की ज़रूरत है, हमें बूस्ट देने की ज़रूरत है, क्योंकि इन्फेक्शन का जो पीक है वो अभी भी नहीं आया है। अभी भी कहीं ना कहीं चांसेस हैं कि केसेस और बढ़ेंगे, फर्टिलिटी रेट और बढ़ सकती है। सिमिलरली तो यहाँ पर इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस अनसर्टेनिटी को बूस्ट करने के लिए फंड्स का फ्लो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो भी पर्टिकुलर बात की जाए हेल्थ सेक्टर में, क्योंकि आज हम देख रहे हैं बेड्स की कमी है, हॉस्पिटल्स की कमी है, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पा रही है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स का प्रोडक्शन कहीं ना कहीं हॉल्ट होया हुआ है। तो ऐसे में स्मॉल बिजनेसेस एंड इंडिविजुअल्स, इनको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो क्यों ना इस इकोनॉमी की इस सिचुएशन से निकलने के लिए आरबीआई अपना काम करे, और एग्जैक्टली वही काम अब आरबीआई के द्वारा किया जा रहा है। तो एक क्लियर सिग्नल है कि चाहे कुछ भी हो, हर एक तरीके से सभी पॉसिबल पॉलिसी सपोर्ट्स दिए जाएंगे, जिससे कि इकोनॉमी में ये जो गिरावट देखने को मिली है, जो इफेक्ट देखने को मिला है इकोनॉमी के ऊपर इस सेकेंड वेव ऑफ इन्फेक्शन का, इसको हम कैसे भी करके टैकल कर सकें। वैसे हमने कितनी बार देख लिया है, पिछले कई बार जब से हम
डिस्कशन कर रहे हैं, आप अगर लगातार फॉलो कर रहे हो तो आपको पता है कि आरबीआई ने अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा अकोमोडेटिव स्टांसेस अप्रोच बना रखी है। रेपो रेट नहीं बढ़ाना, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग्स होती है बाई मंथली मीटिंग, उसके अंदर भी बार बार यही कोशिश है कि कैसे भी करके इकोनॉमी प्रॉपरली ट्रैक पे चलती रहे। बट ये वायरस जो है ये अभी अपनी गिरफ्त छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसे में मॉनेटरी पॉलिसी और इधर फिस्कल पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी, सरकारों की होगी, और मॉनेटरी पॉलिसी होगी सेंट्रल बैंक दैट इज आरबीआई। तो इनकी पॉलिसीज को एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हुए आगे चलने की ज़रूरत है। और उसी के अंदर ये चीज़ आप देख सकते हो कि आरबीआई अपनी तरफ से लिक्विडिटी को मेंटेन रखने के लिए ये जो जितना भी स्मॉल बिजनेस हाउसेज हैं या फिर जो भी इंडिविजुअल्स हैं उनको रिलैक्सेशन देने में बिल्कुल पीछे हट नहीं रहा है, चाहे मार्केट में कितनी ही लिक्विडिटी बढ़ गई हो। बट प्रॉब्लम क्या रहती है, यहाँ पे हमने पहले आर्टिकल्स डिस्कस किए हैं कि इन्फ्लेशन का डर हमेशा बना रहता है जब मार्केट में लिक्विडिटी ज़्यादा हो जाए। और रही सही में, चलो अब की बार तो एकदम स्ट्रिंजेंट एकदम लॉकडाउन नहीं अप्लाई किए गए हैं, अभी केवल और केवल इस तरीके के सिग्नल देने की कोशिश कर रही हैं सरकारें कि कैसे भी करके इस कोविड इन्फेक्शन को रोका जाए। तो ऐसे में इन्फ्लेशन का डर अभी इतना ज़्यादा नहीं है कि फिर कि सप्लाई साइड एकदम रुक जाएगी और डिमांड लगातार बढ़ती चली जाएगी। बट वही बात है, अभी भी कुछ क्लियर नहीं है, अनसर्टेनिटी बनी हुई है। माहौल क्या होगा राम जाने आने वाले टाइम पे। आगे देखते हैं। गॉड नोज द रेस्ट, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो सेंट्रल बैंक ने अपनी तरफ से लिक्विडिटी विंडो को ओपन रखा है कि भाई कैसे भी करके मार्केट में पैसा बना रहे। तो क्या किया जाएगा, बैंकों को 50,000 करोड़ रुपए तक उधार लेने के लिए अलाउ कर दिया और ये कहा कि आप रेपो रेट पे उधार ले सकते हो। और पर्टिकुलरली ये जो रिलैक्सेशन है ना 50,000 करोड़ का उधार देने की जो आरबीआई बात कर रहा है बैंकों को, उसका प्रोविज़न है कि हेल्थ केयर सेक्टर को वो और लोन डिलीवर कर सकें। इससे क्या होगा, वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स को पैसा मिलेगा तो वो अपनी जो सप्लाई है उसको इंश्योर कर पाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग को इंक्रीज़ कर पाएंगे। सिमिलरली मेडिकल डिवाइसेस हो, ऑक्सीजन हो, वेंटिलेटर्स हो, हॉस्पिटल्स की इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उसको बूस्ट किया जा सके। इसी तरीके से लोन प्रोवाइड करने के लिए प्रायोरिटी सेक्टर के तौर पे इसको कंसिडर किया जाएगा हेल्थ सेक्टर को। इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है आरबीआई से बैंकों के थ्रू हेल्थ सेक्टर में इन्फ्यूज़ किया जा सके, पहुंचाया जा सके। इसी तरीके से बैंकों को इंसेंटिवाइज करना कि भाई इस हेल्थ सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा इस ट्रबल टाइम पे सपोर्ट कर सके। सिमिलरली स्मॉल बिजनेस है या फिर रिटेल बोरोवर जो इंडिविजुअल्स हैं उनको भी उधार में थोड़ा सा रिलैक्सेशन देने की बात की गई है, जिसके दो चैनल क्रिएट किए हैं। पहला तो कि जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं, ठीक है, अब आपके लिए टास्क आ गया है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के बारे में आप डिटेल रीड आउट कर लो यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है और क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं भाई, ठीक है। न्यूज़पेपर में कौन सी, मतलब करंट अफेयर्स में कौन सी न्यूज़ हाईलाइटेड है उसको आप स्टैटिक पोर्शन में जाके देख लो, दोनों चीज़ें कवर हो जाएंगी उसी टाइम पे ऑन द स्पॉट, ठीक है। तो बेसिकली बात यहाँ पे ये है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को आप देखोगे कि बोरोइंग के लिए 10,000 करोड़ रुपए तक का ऑप्शन प्रोवाइड किया जा रहा है आरबीआई के द्वारा, और वो भी रेपो रेट पे। और उसमें क्या किया जाएगा कि एक बोरोवर को वो 10 लाख रुपए तक का उधार दे सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो स्मॉल बिजनेस हाउसेज हैं या फिर जो भी इंडिविजुअल्स हैं उनके हाथ में पैसा आएगा और वो अपनी इकोनॉमिक नीड्स को पूरा कर पाएंगे आज की जो अनसर्टेन माहौल बना हुआ है उसमें। साथ में अपनी जो लैंडिंग है इन स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को क्या गाइडलाइन दी गई है कि भाई माइक्रो फाइनेंस को आप अपनी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में कंसीडर करो कि जिसमें छोटा अमाउंट आप लैंड कर सको, लोगों को उधार दे सको। तो पहला प्रोविजन तो ये किया गया है स्मॉल बिजनेस और रिटेल बोरोवर्स के लिए। दूसरा जो प्रोविजन किया गया है कि आप जो ये पहला प्रोविजन तो 10 लाख रुपए तक का एक दे ही सकते हो, दूसरा हो गया माइक्रो फाइनेंस को आप प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में कंसिडर करो कि हाँ इनको पहले उधार देनी है। तो अभी जो पीरियड ऑफ स्ट्रेस चल रहा है इस टाइम पर बिजनेसेस के हाथ में कैश फ्लो कंटिन्यू बना रहे, उसके लिए आरबीआई अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है, क्योंकि प्रेशर तो देखो उधर बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। रही सही में रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क्स हैं वो भी आरबीआई ने अपनी तरफ से
अपने अनाउंस कर रखे हैं, चाहे एमएसएमईज हो, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हो गए, इंडिविजुअल्स हो गए, उनको ये कह के कि भाई आप अपने लोन्स को रीस्ट्रक्चर कर लो अगर आप चुकाने की अभी हिम्मत नहीं है तो। हाँ, पर एक कंडीशन है, जिन लोगों ने पहले रीस्ट्रक्चरिंग करवानी ना अपने लोन की कि भाई आने वाले टाइम पे हम जुलाई से जून से हमारे लोन को नए सिरे से चुका पाएंगे, तो उनको ये अवेलेबिलिटी नहीं होगी। जिन लोगों ने अभी तक भी रीस्ट्रक्चरिंग नहीं कराई वो करवा सकते हैं। सिमिलरली इसी के साथ में आरबीआई ने अपनी तरफ से अनाउंस किया है कि अब आरबीआई जो है, जो बजट के टाइम पे जीसैप अनाउंस किया था ना आरबीआई ने, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्विजिशन प्रोग्राम, जिसमें आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेज करेगा और मार्केट में पैसा फेंकेगा। तो ऐसे में नया जो सेकंड ट्रेंच है वो अब शुरू किया जाएगा। फर्स्ट ट्रेंच तो देखो अप्रैल में हो गया था, सेकंड ट्रेंच 35,000 करोड़ रुपए का आरबीआई अब शुरू करेगा। तो ऐसे में जो टारगेट है टोटल वो है 1,00,000 करोड़ रुपए का इन गवर्नमेंट जीएसएपी प्रोग्राम के अंडर में। इसमें क्या होगा कि मार्केट में जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, गवर्नमेंट से ये सिक्योरिटीज आरबीआई परचेज कर लेगा, परचेज करेगा तो आरबीआई पैसे मार्केट में फेंकेगा। इसका मतलब क्या हो गया, मार्केट में लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए आरबीआई पहले से तैयार था और उसी चीज के ऊपर काम किया जाएगा। टारगेट कितना है, 1,00,000 करोड़ का। सिमिलरली स्टेट गवर्नमेंट्स को भी बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन देने की बात की जा रही है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट, देखो हेल्थ जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, तो ऐसे में स्पेंडिंग अगर ज़्यादा हो रही है और स्टेट्स के पास में जो एक्टिविटीज़ है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो ज़्यादा नहीं हो रही, तो रेवेन्यू की कमी है। तो ऐसे में ये जो मिसमैच है इसको कवर अप करने के लिए आरबीआई ने अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा मौका दिया है। स्टेट गवर्नमेंट्स को ये कहा है कि आपकी जो ओवरड्राफ्ट लिमिट है, जो आप उधार ले सकते हो आरबीआई में, आपका जो अकाउंट है उसमें पैसा अगर जीरो है पर आप फिर भी पैसा खर्च कर रहे हो, उस लिमिट को, ओवरड्राफ्टिंग को और ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी अवेल करवा दी गई है, क्योंकि अभी एक्सपेंडिचर प्रायोरिटी पे है। ऐसे में आप देखते हो कि 36 दिन का जो टाइम दिया जाता है ओवरड्राफ्ट के लिए, उसको बढ़ा करके 50 दिन का कर दिया गया है स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए। इससे क्या होगा कि उनके पास में और ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आएगी और अपनी वो उधार को आसानी से मैनेज कर पाएंगे। तो आरबीआई ने हर तरीके से अकोमोडेटिव स्टैंस अपनाने की पूरी कोशिश की है कि कैसे भी करके इकोनॉमी ट्रैक से उतरे नहीं। सिमिलरली सेकेंड वेव की जो फेरोसिटी है, जो घात, जो क्रूरता है, वो हम देख रहे हैं। तो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी तो बनी हुई है ही। तो सेंट्रल बैंक की तरफ से जो आशाएं हम कर सकते थे उनको उन्होंने पूरा किया। दूसरी तरफ गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि रिलीफ मेजर ज़्यादा से ज़्यादा लिया जाए, जिसको हम फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं। इसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, उसको रीलॉन्च करना, जिसमें 5 किलोग्राम फूड ग्रेन जो है गरीबों को फ्री में अवेल कराना मई और जून मंथ के ड्यूरिंग। सिमिलरली अभी जो सिचुएशन है इसकी ग्रेविटी को ध्यान में रखते हुए अगर हम देखें तो इकोनॉमी कहीं ना कहीं क्राइसिस का सामना कर ही रही है। प्री कोविड लेवल तक आने में हमें बहुत टाइम लगेगा। सेकेंड वेव आ ही चुकी है, पता नहीं आगे क्या होने वाला है। गवर्नमेंट की तरफ से और ज़्यादा ग्रेटर सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, जिसके लिए आरबीआई और गवर्नमेंट दोनों मिलकर के काम कर सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है ग्रेट पावर मास सफरिंग। आशुतोष वार्ष्णेय के द्वारा लिखा हुआ ये आर्टिकल है। इसमें बोल रहे हैं कि क्या मास सफरिंग मतलब एक पब्लिक मास का, बहुत सारे लोगों का एक साथ परेशान होना, क्या ये एक पॉलिसी डिज़ाइन की वजह से होता है या फिर पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन के बाद में जो रिजल्टेंट के तौर पे जो होता है वो, मतलब पॉलिसी डिज़ाइन की में प्रॉब्लम है या फिर एक बार इंप्लीमेंट होने के बाद में फिर बाद में कुछ इन्फ्लेक्शन होती है। तो यहाँ पर सवाल उठाया जा रहा है कि आज जो रिजीम, करंट रिजीम, नरेंद्र मोदी रिजीम जो चल रहा है, उसके अंडर में क्या सिचुएशन अभी इंडिया की बन रही है, कैसे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हम इतना रेडिकल नहीं सोच सकते हैं, ना हम कमेंट कर सकते हैं। हम यहाँ से आर्टिकल से कुछ काम की चीज़ें पकड़ेंगे, समझ रहे हो। हम ये नहीं कह सकते कि नरेंद्र मोदी रिजीम जो है बिल्कुल ही गलत है, राइट। हमें तो जानना है कि कमियां क्या है और अच्छाइयाँ क्या है, दोनों चीज़ें, जैसे मैंने कल आपको बताया था, राइट। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये आ जाती है कि एक तरफ तो हम नेशनल रिवाइवल की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ नेशनल रिवाइवल एंड नेशनल पावर की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ सफरिंग्स जो हैं वो पैरेलली चलती जाती हैं, जो कि आज की सिचुएशन में बनी हुई है। और इसके लिए राइटर जो है वो 3 मेन पॉइंट उठा रहे हैं करंट रिजीम से कि भाई ये जो सफरिंग जो है ना, ये कब शुरू होती है। जिसमें पहला तो पॉइंट बताते हैं डीमोनेटाइजेशन का, जो कि 8 नवंबर 2016 को लॉन्च हुआ था। उसके चलते
सबसे पहला काम तो क्या हुआ था, लोगों को लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ा और उसके बाद में उनको एग्जॉशन हो करके वो बेहोश हो रहे हैं, मर रहे हैं, तड़प रहे हैं। और जो बेरोजगारी का जो आलम था वो इतना हो गया कि 2019 आते आते 45 साल की हाईएस्ट बेरोजगारी इंडिया में चलनी शुरू हो चुकी थी। तो पहला तो ये प्रोविज़न। सेकंड जो है वो है कि 2020 में जब कोविड-19 आउटब्रेक हुआ था तब नेशन वाइड पूरा एक लॉकडाउन इम्पोज कर देना, ठीक है, जिसमें केवल 4 घंटे पहले अनाउंस किया जाता है कि कंप्लीट सस्पेंशन लगेगा पूरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे। तो रिजल्ट क्या हुआ, 4 घंटे के अंदर अंदर जो लॉकडाउन लगा तो उसमें अर्बन रूरल माइग्रेशन, लोग रोड पर पैदल चलना शुरू हो गए, थक रहे हैं, लोग जो हैं वो हेल्पलेस हो गए हैं, कहीं पे सबको एकदम शॉक सा मिला अचानक से कि ये क्या हो गया, ठीक है। तो एक ये दूसरा। और तीसरा इंसिडेंट बोल रहे हैं कि अभी जो सेकंड वेव ऑफ कोविड-19 आ चुकी है, जिसके बीच में अभी हम फंसे पड़े हैं, उसमें कितने लोगों की डेथ हो रही है। तो ये 3 इंसिडेंट यहाँ पर हाईलाइट करना चाह रहे हैं कि बोला 3 ऐसे इंसिडेंट्स जहां पर एक प्राइम मिनिस्टर या फिर एक लीडर को अपनी जिम्मेदारी लेते हुए रिमोर्स शो करना चाहिए, एक पश्चाताप शो करना चाहिए, बोला वो अभी शो नहीं किया जा रहा। ये चीज कहीं ना कहीं, अब ये थोड़ा सा एकदम रेडिकल हो रहा है, यहाँ पे एकदम एक्सट्रीम पॉइंट उठा रहे हैं कि ये चीज कहीं ना कहीं देखी गई थी जब डोनाल्ड ट्रंप ने टैकल किया अमेरिका में कोविड-19 को, जिसमें उनको बहुत फिर बाद में हार का सामना करना पड़ा। दूसरी तरफ चाइना में माओ जेडांग का जो रूल था वो, और तीसरी तरफ हिटलर का जो नाजी रूल था जर्मनी में वो। बोलो उस टाइम पर भी नेशन को बिल्ड करने के लिए, नेशन को स्ट्रांग करने के लिए लोगों की पीड़ाओं को इतना ध्यान में नहीं रखा गया था, कड़े कदम उठाए गए थे। तो पॉलिटिकल स्कॉलरशिप पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो हिस्ट्री क्या कहती है कि जब भी हम एक स्टेट की स्ट्रेंथ की बात करते हैं, एक राज्य की ताकत की बात करते हैं, तो एक ऑब्सेशन होता है, एक अपने आप में एक अलग ही फितूर इंसान के रहता है जो लीडर्स होते हैं उनके दिमाग में, जिसमें नेशनल पावर सबसे ज्यादा सुप्रीम रहती है कि हमारा देश कितना ताकतवर है। और लीडर्स में एक इनफैलिबिलिटी होती है। इनफैलिबिलिटी का मतलब होता है एक अचूकपन, या फिर आप कह सकते हो इनएबिलिटी टू बी रॉन्ग, गलत ना हो, ऐसा उनके अंदर एक क्वालिटी होती है। तो ऐसे में एक तरफ तो आप देखोगे कि इनसेंसिटिविटी ऑफ मास सफरिंग देखने को मिलती है कि लोग कितने परेशान हो रहे हैं, उसके बावजूद भी लीडर्स जो हैं वो अपनी पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करते रहते हैं। और दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो ये कहीं ना कहीं बिग कम्युनिस्ट पॉलिटिक्स है। कहने का मतलब कम्युनिज्म में ये ज़्यादा देखने को मिलता है। पॉइंट क्या है यहाँ पे, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि नेशनल स्ट्रेंथ, लीडर्स में इनफैलिबिलिटी, और कैसे भी करके अपने आप को एक तरीके से अप्लाई करना अपनी सोच को, वो तो एक हाथ पर है। तो दूसरी तरफ मतलब एक तरफ तो नेशनल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना है, तो दूसरी तरफ लोगों की पीड़ा है। तो ये चीजें ज्यादातर देखने को मिलती है कम्युनिस्ट पॉलिटिक्स में, कि जहां पर लोगों को एक तरीके से अपलिफ्ट करने के लिए कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जो है वो कहीं ना कहीं ऐसे हथियार अपने लेती है कि हाँ भाई, हमें कैसे भी करके हमारे देश को स्ट्रांग बनाना है, हमें पावरफुल बनना है, चाहे इकोनॉमिकली, चाहे कल्चरली, या फिर कैसे भी ऑर्गेनाइजेशनली। तो ऐसे में वो क्या करेंगे, अपनी खुद की पॉलिसीज क्रिएट करेंगे, फिर उनको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, चाहे लोग कितने ही परेशान हो, जैसे कि माओ जेडांग के टाइम पे चाइना में हुआ था। और दूसरी तरफ राइट विंग डिक्टेटरशिप देखी गई थी। ये तो लेफ्टिस्ट होते हैं, ये कम्युनिस्ट कौन होता है, लेफ्टिस्ट, ठीक है। जबकि राइटिस्ट कौन होते हैं, जो कि सरकार पे नेशनलिज्म की ज़्यादा बात करते हैं, जैसे कि नाजी जर्मनी। तो ऐसे में इन दोनों स्टेट्स में क्या हुआ था, देखो लेफ्ट और राइट दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, बट डिफरेंट तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स में है, पर कॉमन एक चीज़ आ जाती है कि वो स्टेट को पावरफुल बनाना चाहते हैं। और अपनी जो कैरिस्मेटिक लीडरशिप है, मैक्स वेबर की पर्सनालिटी कल्ट के ऊपर अपना कमेंट है, अपनी जो क्लासिफिकेशन है वो बता रखी है, जिसमें ट्रेडिशनल हो गया, लॉ बेसिस हो गया, और एक कैरिस्मेटिक लीडर्स होते हैं। कैरिस्मेटिक लीडर्स, इनके अंदर करिश्माई ताकत होती है, खुद की जो लीडरशिप है उसके बेसिस पे। तो बोलो वो माओ जेडांग में और नाजी जर्मनी के टाइम पे हिटलर में हुआ करती थी। बोलो कैरिस्मेटिक लीडरशिप और स्टेट पावर, ये दो चीजें आपको कॉमन लगेगी, जो कि नेशन बिल्डिंग और नेशनल पावर को इंक्रीज करने में
पूरी कोशिशें करेगी, जो कि लेफ्ट आइडियोलॉजी वाले कंट्रीज, कम्युनिस्ट कंट्रीज में भी देखने को मिलेगी, तो राइट विंग जो डिक्टेटर्स होते हैं उनमें भी ये। तो कॉमन एक चीज क्या हो गई, नेशन बिल्डिंग के टाइम पे अपनी खुद की सोच को इंपोज करना दूसरों के ऊपर। तो ये जो नेशनल ग्लोरी का परस्यूट है कि हाँ हमें हमारे राष्ट्र को बहुत ऊपर तक लेके जाना है, उस परस्यूट के चलते कितनी ज़्यादा मास सफरिंग होती है उसको बिल्कुल सुपरसीड कर दिया जाता है। दैट मीन्स उसको बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाता है। अब यहाँ पर 2 एपिसोड बताए जा रहे हैं कि चाइना में क्या हुआ था। अब वो जो 2 एपिसोड चाइना के हैं उनमें माओ जेडांग के टाइम पे माओइस्ट चाइना जब बनना शुरू होता है, तब एक तो हुआ द ग्रेट लीप फॉरवर्ड 1958-61 के टाइम पे, और एक कल्चरल रेवोल्यूशन। तो जो ग्रेट लीप फॉरवर्ड था, इसका काम ये था, इसमें टारगेट ये किया गया था कि वेस्टर्न इकोनॉमीज जो हैं उन्हीं के हिसाब से आने वाले 10 सालों के अंदर अंदर, मतलब 1958-61 का टाइम हो गया, तो मतलब 1968 से 71 तक हम आने वाले 10 सालों में, ये चाइना में फिक्स किया गया था ग्रेट लीप फॉरवर्ड में, कि हम 10 सालों में इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। आप देखोगे कि 1949 में जब चाइना एक तरीके से राइज होता है, जन्म होता है ना चाइना का, उस टाइम पर चाइना में कम्युनिज्म आ जाता है माओ की लीडरशिप में, और उस टाइम पर चाइना को बोला जाता है सिक मैन ऑफ एशिया, एशिया का बीमार आदमी बोला जाता था। लेट 1950s में चाइना के जो लीडर थे माओ, उनको ये बात बहुत ज़्यादा चुभने लग गई थी। तो ऐसे आते आते उन्होंने क्या फोकस किया कि हमें द ग्रेट लीप फॉरवर्ड करना पड़ेगा, हमें जल्दी से जंप करना पड़ेगा इकोनॉमिकली। तो क्या किया उन्होंने कि हर एक कम्यून में, कि मतलब जो जो सोसाइटीज़ है, हर एक सोसाइटीज़ के अंदर स्टील मिल्स को प्रोड्यूस किया जाए, मतलब प्लांट लगाए जाए। बोला स्टील जो है वो एक इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए, स्टैंड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो उन्होंने स्टील की इंडस्ट्रीज लगानी इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त स्केल पे लॉन्च कर दिया कि एग्रीकल्चर को वो भूल ही गए। और इसका असर क्या रहा कि 26,000 से ज़्यादा स्टील इंडस्ट्री, स्टील के प्लांट्स लगाए जाते हैं, स्टील प्रोडक्शन शुरू हो जाता है, और दूसरी तरफ एग्रीकल्चर के फेल होने के चलते फूड प्रोडक्शन में ड्रॉपिंग आ जाती है, कमी आ जाती है। क्या होता है इसका रिजल्ट, 40 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों की 3 साल के अंदर अंदर डेथ हो जाती है चाइना के अंदर। तो स्कॉलर्स ने इसको कहा कि ये बिगेस्ट मैन मेड डिजास्टर इन द हिस्ट्री, विश्व इतिहास में सबसे बड़ा, अगर इंसान के द्वारा बनाया हुआ सबसे बड़ा घातक जो काम है वो क्या है, ये जो द ग्रेट लीप फॉरवर्ड जो बनाई गई थी, जो पॉलिसी थी जिसमें 10 साल में पैसे वाला बनना चाह रहा था चाइना, उसकी वजह से 4 करोड़ लोगों की डेथ हुई, क्योंकि फूड प्रोक्योरमेंट जो था वो बिल्कुल रुक चुका था अर्बन एरियाज में। दूसरी सफरिंग जो थी वो आज इस फूड डेफिसिट के चलते आप देख सकते हो मौत हुई। तो दूसरी तरफ चाइनीज ग्लोरी को बनाने के लिए, अब यहां पर इकोनॉमी के टारगेट करके जो काम किया था उसका असर क्या रहा, 4 करोड़ लोगों की डेथ हो गई। तो दूसरी तरफ अब चाइनीज ग्लोरी को और मेंटेन करने के लिए क्या किया गया, बोले चाइना के अंदर हम कल्चर को और ज्यादा प्रमोट करेंगे, कल्चरल रेवोल्यूशन लाया जाएगा। तो आप देखोगे कि चाइना में इस कल्चरल रेवोल्यूशन के लाने के चलते बहुत सारे लोगों ने अपनी जिंदगियां खोई कि कैसे भी करके कम्युनिज्म को हम प्रमोट करेंगे, ठीक है। और क्या कह दिया कि एक एक इंडिविजुअल को हम अनसेल्फिश बनाएंगे, अनएक्यूजेटिव मैन बनाएंगे। दैट मीन्स कि इंसान जो है, जो भी इंडिविजुअल उस चाइना में रह रहा था उस टाइम पे, वो देश के लिए पहले काम करेगा, खुद को छोड़ दो, खुद के लिए बाद में छोड़ो, पहले देश है, पहले राष्ट्र है। हुआ क्या इसका, चाइनीज नेशन के बारे में सोचते सोचते, चाइना को रीबिल्ड करने के चलते चलते, इस ग्रेट लीडर की सोच के इम्पोज होते होते कई लोगों को मारा गया, मौत के घाट उतारा गया, जिन लोगों ने इस पॉलिसी को अपोज किया। तो आप देखो कि जो पीड़ा थी लोगों की, उसको दोनों केसेस में इग्नोर कर दिया गया। ये चीज यहां पर बार बार हाईलाइट की जा रही है राइटर के द्वारा कि राष्ट्र के नाम पर, राष्ट्र होता कौन है, वहां के सिटीजन्स, और उन सिटीजन्स को अगर आप परेशान होते हुए देख रहे हो तो फिर वो क्या वाकई में राष्ट्र निर्माण हो रहा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसके अलावा नेशनल रिकंस्ट्रक्शन की अगर बात करें तो वायलेंस और सफरिंग, ये दोनों तो हमने दोनों के दोनों एग्जाम्पल से समझ लिए कि भाई साहब लोगों को तो परेशान होना ही पड़ता है एक राष्ट्र को बनाने की जब भी कोई लीडर बात करता है। चाइनीज प्रोफेसर है MIT में,
याशेंग हुआंग, उन्होंने ये कहा, उन्होंने भी अपनी तरफ से कहा कि लगभग 2 मिलियन चाइनीज जो हैं वो शुरुआत के 3 सालों के अंदर ही एक्सपायर हो गए थे, उनकी डेथ हो गई थी कल्चरल रेवोल्यूशन में। तो आप देखो 20 लाख तो मर गए चाइनीज रेवोल्यूशन को लेकर के, जो कल्चरल रेवोल्यूशन थी उसको लेकर के, और ग्रेट लीप फॉरवर्ड में कितने बने थे? 4 करोड़ लोग। तो आप देख लो कि एक नेशनल लेवल पे कुछ बड़ा काम किया जाए और उसके अंदर अगर कुछ भी प्रॉब्लम देखी जाए तो वो प्रॉब्लम सबसे बड़ी निकल के आती है मास सफरिंग। ठीक है, तो ये चीज यहां पर राइटर रिपीटेडली बोलना चाह रहे हैं। चाइना जो है कल्चरल रेवोल्यूशन के बेसिस पे क्या करना चाह रहा था? अपनी नेशनल रेनेसेंस को लाना चाह रहा था कि एक पुनर्जागरण आए, एक फिर से रिक्रिएशन हो चाइना का। चाइना की जो खोई हुई ग्लोरी थी, खोया हुआ जो एक पूरा इतिहास था, जो कि ओपियम वॉर्स हुए थे 1850s के टाइम पे, उसके चलते खत्म हो गया था, तो उसको रीगेन करने के लिए कोशिश की जा रही है। तो सेम चीज अब इंडिया में आप देखो कि हमारी लीडरशिप $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना चाहती है। देखो लेफ्ट विंग और राइट विंग रूलर्स की हमने देखी, ठीक है, कि हिटलर ने क्या किया वो भी आपको पता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर किसकी देन थी। और लेफ्ट विंग की बात करें तो आप स्टालिन को देखो, ठीक है, स्टालिन, लेनिन के बाद में यूएसएसआर की जो पूरी बागडोर हाथ में आई थी वो स्टालिन के हाथ में ही आई थी। तो स्टालिन ने क्या एक्टिविटीज की थी वो भी आप देख लो, कि जो भी डिसेंट कर रहा था ना, जो भी अपोज कर रहा था स्टालिन को, उसको मौत के घाट उड़ा रहा था। तो 9th क्लास की जो बुक है ना, उसको आप ढंग से पढ़ ही लो आज, ठीक है ना, जिससे आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री अच्छे से क्लियर हो जाए, जिसमें आप फ्रेंच रेवोल्यूशन भी पढ़ोगे और जो सोवियत या सोशलिस्ट जो आइडियोलॉजी है उसके बारे में पढ़ोगे। तो हिटलर और जर्मनी का भी जो इंटीग्रेशन है उसके बारे में भी आप देख लो। ये तीनों चीज़ें आप कवर कर ही लो। 9th की जो एसएसटी की बुक है ना, वर्ल्ड हिस्ट्री की, वो बुक आज आपको पढ़नी ही है, तो और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे ये कॉन्सेप्ट जो सारे के सारे हैं। तो अभी जो कुछ भी चल रहा है उसमें अगर आप देखो तो राइट विंग आइडियोलॉजी तो किस पे चलती है? सोशल डार्विनिज्म। दैट मीन्स सोसाइटी में जो भी स्ट्रॉन्गर है उसको प्रमोट करो, वीक को इग्नोर कर दो। डिफरेंस कहां पे आता है राइट और लेफ्ट में? डार्विनिज्म क्या बोलता है? डार्विन क्या करता है? कंपटीशन रहता है, कंपटीशन में जो एकदम पावरफुल होगा वो सरवाइव कर जाएगा, जो वीक होगा वो मर जाएगा। ये होता है डार्विनिज्म का सिस्टम। और सोशल डार्विनिज्म का मतलब सोसाइटी में जो भी स्ट्रॉन्गर है वो स्टेबल रहेगा और जो वीकर है उसको मरना पड़ेगा। तो ये चीज तो चलती है राइट विंग आइडियोलॉजी वाली जो कंट्रीज हैं वहां पर। और जबकि लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी वाली जो कंट्रीज हैं या फिर जो भी ग्रुप्स हैं वो किस पे ध्यान देते हैं कि भाई साहब कि डिक्टेटरशिप ज्यादा से ज्यादा अप्लाई करनी शुरू कर देते हैं, जिससे कि गरीब लोगों का उद्धार हो सके, जैसे कि माओ का हमने यहां पे देखा। ठीक है, माओ का ये जो दोनों टारगेट थे ये कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस थे। माओ क्या थे? लेफ्ट विंग के डिक्टेटर थे। तो उन्होंने क्या किया? बोला गरीबी हटानी है हमारे देश से, तो बोले इसके लिए क्या करें? बोले ज़्यादा से ज़्यादा स्टील प्लांट लगा दो। स्टील प्लांट ऐसे लगाया कि खाने की कमी आ गई, लोग भुखमरी से मर गए। 4 करोड़ लोगों की मौत 3 साल के अंदर अंदर, बहुत बड़ा अमाउंट होता है, बहुत बड़ा फिगर है ये। तो ऐसे में अभी जो कुछ भी है, ऐसे अभी कुछ भी जो चल रहा है इंडिया में, वो कहीं ना कहीं मोर और लेस यहाँ पर कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं राइटर। फिर यहाँ पर थोड़ा सा ये बोल रहे हैं जो शायद हमारे काम के बिल्कुल भी नहीं है, कि बोले ट्रंप के साथ में तो चलो वहाँ पर माइनॉरिटी, या फिर माइनॉरिटी तो अगेंस्ट थी, पर जो वाइट मेजोरिटी थी डोनाल्ड ट्रंप के साथ में वो तो कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रही थी। पर यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी के पास में बोला ऐसा कुछ फेवर नहीं है, जो कि हम बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते हमारे आंसर्स में। दूसरा, यूएसए के अंदर कोविड-19 के चलते माइनॉरिटीज़ की ज़्यादा डेथ हुई है वहाँ पे, जो ब्लैक्स हैं या फिर दूसरे जो हैं वाइट्स को छोड़ करके, उन लोगों की ज़्यादा डेथ हुई है। जबकि हमारे यहाँ पर तो चाहे कोई से भी रिलीजन से बिलोंग कर रहा हो, इंडिविजुअल इक्वली ट्रीटमेंट दे रहा है कोरोना वायरस, ये चीज़ बताई जा रही है। तो पॉइंट यहाँ पर क्या आ रहा है देखो मेन निकल करके, कि देखो लीडर्स कदम उठाते हैं, सब लोग कोशिश करते हैं कि मेरा देश आगे जाए, हर लीडर चाहता है। हमारे प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी ने भी अपनी तरफ से कोशिशें की थी, पर उनके टाइम पे एग्रीकल्चर पॉलिसी सही से नहीं चल पाई थी, तो उन्होंने ये गलती मानी थी कि हाँ मैं फेल हो गया हूँ इस केस में, और इंडिया अगर पावरफुल बनना चाहता है इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमें एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा प्रमोट करने की ज़रूरत है, क्योंकि एग्रीकल्चर ही मेन बेस बनेगी इंडस्ट्रीज़ को इंक्रीज करने के लिए। जबकि जवाहरलाल नेहरू जी की एग्रीकल्चर पॉलिसी फेल हो गई थी, तो उन्होंने अपने आप में कह दिया था कि मैं फेल हूँ इस केस में। आप मानोगे कि इसका रिजल्ट क्या निकला? ये जो एडमिट किया ना इन्होंने, ये जो अपना एक पश्चाताप था, रिमोर्स था, ये उन्होंने शो किया, तो इसका रिजल्ट क्या निकला? 1960s से
1960s 70s में हमारे यहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन आता है और रिजल्ट क्या निकल के आता है कि हम एक फूड सफिशिएंट कंट्री, फूड इंपोर्ट करने से लेकर के आज फूड सरप्लस कंट्री बन चुके हैं। फूड आइटम्स को एक्सपोर्ट करते हैं, फूड ग्रेन को एक्सपोर्ट करते हैं। तो पॉइंट यहां पर क्या आ रही है कि जो सफरिंग थी उसको सही किया गया क्योंकि हमारे लीडर ने वो कमियां मानी। तो यहां पर थोड़ा सा बस वही है, डिक्टेटर किसको बोला जाता है कि जो अपनी गलती कभी नहीं मानता। मेनली चीज क्या जाती है डिक्टेटरशिप के लिए, जो इनफैलिएबिलिटी जो वर्ड आया था यहां पर, ये देख सकते हो आप। वैसे हम डिक्टेटर नहीं बोलेंगे, हमारे प्राइम मिनिस्टर को बिल्कुल रेडिकल नहीं जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि कहीं ना कहीं उन्होंने जो किया है उसका बहुत बढ़िया रिजल्ट है। अगर यहाँ पर डिक्टेटरशिप ही होती तो यहाँ पर क्या हमने जो प्रीवियस आर्टिकल डिस्कस किया उसमें ये प्रोविजंस देखे थे कि गरीबों को सस्ते में अनाज देना, ठीक है, जो टैक्सेशन में है उसमें रिलैक्सेशन दे देना, आरबीआई की तरफ से लिक्विडिटी को मेंटेन करवाने की बात करना। तो अगर नेशन बिल्डिंग ही करते तो और ज़्यादा हार्श कदम उठाए जा सकते थे, नहीं ना। तो हम एकदम डिक्टेटरशिप भी नहीं बोलेंगे, कभी नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारा कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेसी में हम इलेक्शंस होते रहते हैं और हमारे यहाँ पर सबसे बढ़िया चीज़ जो देखने को मिलती है वो क्या है, हम नेगेटिव देखते हैं हमेशा। सबसे बढ़िया चीज़ जो देखने को मिलती है वो क्या, कि हमारे यहाँ पर इलेक्शन के बाद में हारने वाली पार्टी ये कहती है कि जनता का जो भी निर्णय है वो हमारे सर माथे पर है। ये एक बहुत बढ़िया चीज़ है और इसी के चलते आज इंडिया वर्ल्ड की मोस्ट सक्सेसफुल डेमोक्रेसीज में से एक है। ध्यान रखना आप, शुरुआत में इंडिया पर सवाल उठाने लग गए थे कि पार्टीशन हो गया इंडिया, अब ज़्यादा दिनों में और टुकड़ा हो जाएगा, बाल्कनाइजेशन ऑफ इंडिया हो जाएगा। जिस तरीके से यूगोस्लाविया के टुकड़े हुए, छोटे छोटे कंट्रीज में कन्वर्ट हो गया। एड्रियाटिक सी का जो मैप देखोगे ना आप, वेस्टर्न कंट्रीज में, यूरोप में एड्रियाटिक सी जो कि मेडिटेरेनियन सी का ही एक्सटेंशन है, उसमें आप देखोगे छोटे छोटे कंट्रीज है बहुत सारे, तो उनको बाल्कन कंट्रीज बोले जाते हैं। तो ऐसे में यूगोस्लाविया का टुकड़ा हुआ और फिर उसके बाद में जो बाल्कनाइजेशन हुआ, बोलो वैसा ही इंडिया का हो जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। इंडिया एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी के तौर पे वर्ल्ड में आज भी ऊंची गर्दन करके चलता है। समझ गए? तो पॉइंट यहाँ पर ये है कि हमें कुछ ना कुछ लर्निंग्स लेने की ज़रूरत है इन स्टोरीज से, जो कि हम यहाँ पे देख चुके हैं। आपको मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्लास 9th की एनसीईआरटी की जो वर्ल्ड हिस्ट्री की बुक है उसको आपको पढ़ना है, उससे रिलेट कर पाओगे आज के जितने भी आर्टिकल्स हमने डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।